सूरज जी, जैसे अभी आप जानते हैं कि एक ज़माना था प्रिंट, रेडियो, टीवी, अब डिजिटल मीडियम्स आ गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लोग यूट्यूब पे खबर देखते हैं, फ़ेसबुक पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं। तो कहीं न कहीं जो न्यूज़ का जो कंज़म्पशन है, जिस हिसाब से ये देश का आम आदमी भी, क्योंकि आज हुँ। स्मार्टफ़ोन आप जानते हैं कि तकरीबन 90 करोड़ से ऊपर लोगों के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, अफ़ोर्डेबल डेटा है इस देश में। तो न्यूज़ का कंज़म्पशन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी उस हिसाब से आ रहा है। आप इतने मंझे हुए जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप इस शिफ्ट को कैसे देखते हैं? मैं आपको जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 30-35 साल पहले और जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं पैदा हुआ था तब सिर्फ़ रेडियो था। हुँ, फिर टीवी आया, तो कहा गया कि टीवी रेडियो को ख़त्म कर देगा। हुँ, फिर ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन टीवी आया। फिर जब टीवी आया, तो लोगों ने कहा कि अब टीवी पर न्यूज़ आ गई है, तो वो अखबार ख़त्म हो जाएँगे। हुँ, फिर जब डिजिटल आया, तो फिर पता लगा कि अखबार और टीवी दोनों ख़त्म हो जाएँगे। हुँ, इसी प्रकार से आपको याद होगा कि जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, मशीनें आईं, मशीनों का दौर आया, तो तब ऐसे ही कहा जा रहा था जैसे आज एआई के लिए कहा जाता है कि अब एआई आ गया, इंसानों की ज़रूरत नहीं है। तब भी ये कहा जाता था कि अब इंसानों की क्या ज़रूरत है, अब तो सब चीज़ें मशीनें बना देंगी, हुँ, कपड़ा मशीन बनाएगी। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर युग में नई चीज़ें आई हैं। रेडियो के युग में टीवी आया, हुँ, फिर टीवी के बाद डिजिटल आया, जी, इस दौरान प्रिंट भी चलता रहा। लेकिन आप देखिए कि खत्म कुछ नहीं हुआ। हुँ, आज भी रेडियो भी है, हुँ, प्रिंट भी है, हुँ, टीवी भी है, इंटरनेट भी है और अब एआई भी है। बिल्कुल, सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हुँ, लेकिन जब अ, एक एक नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जो पुराना फॉर्मेट है उसे भी अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ता है। बिल्कुल, पहले 3 घंटे की फ़िल्म चल जाती थी, अब लोग डेढ़ घंटे की फ़िल्म बनाते हैं। हुँ, पहले 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, अब टी20 होता है। हुँ, क्रिकेट तो वही है, हुँ, स्टेडियम भी वही है, खिलाड़ी भी वही हैं, बैट और बॉल, रन, विकेट सब वही है, पिच, दर्शक भी वही है। दर्शक भी वही हैं। लेकिन कैसे क्रिकेट ने अपने आप को धीरे-धीरे रीइन्वेंट किया हुँ, और ढालते चले गए आप। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में विकल्प बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। जी, हो गए हैं ऑलरेडी, जी, कितने सारे विकल्प हैं। आज आपके पास रील्स भी है, आज आपके पास इतने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म भी हैं। न्यूज़ आपको व्हाट्सएप पे भी मिलती है, इंस्टाग्राम पे भी मिलती है, स्नैपचैट पर भी मिल रही है, टीवी पर भी मिल रही है, प्रिंट में भी मिल रही है। तो विकल्प बहुत हो गए हैं। हुँ, अब आप चूज़ कर सकते हैं जी, कि आपको लॉन्ग फॉर्मेट देखना है या आपको छोटा फॉर्मेट देखना है। आपको मेरा पूरा 1 घंटे का शो देखना है या मेरे 1 घंटे के शो के सिर्फ़ 2 मिनट की एक रील देखनी है। हुँ, ये आपके ऊपर है। तो अब मैं देखता हूँ कि अलग-अलग तरह के दर्शक हैं जो मुझे मिलते हैं। जो कई लोग कहते हैं कि मैं तो आपको सिर्फ़ पॉडकास्ट पे सुनता हूँ। हुँ, जो मेरा शो पॉडकास्ट पे जाता है, तो मैं आपको सिर्फ़ सुनता हूँ। कई लोग कहते हैं मैं आपको इंस्टाग्राम पे देखता हूँ। तो जब हुँ, मेरे पास लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको देखता हूँ, मुझे आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप मुझे कहाँ देखते हैं? तो लोगों के अलग-अलग जवाब आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पर देखता हूँ, जी, कुछ लोग कहते हैं मैं टीवी पर देखता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब पर देखता हूँ। हुँ, पहले लोग मुझे कहते थे मैंने आपको टीवी पर देखा है, हुँ, अब लोग आके मिलते हैं कहते हैं मैं आपको फॉलो करता हूँ। हुँ, देखिए ये एक बड़ा बदलाव आया है, बिल्कुल, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि द बेसिक स्टोरी टेलिंग हुँ, इज़ सेम। जब रोटी कपड़ा और मकान नाम की फ़िल्म आती थी 70 के दशक में, जी, तब भी रोटी कपड़ा और मकान, महँगाई, बेरोज़गारी ये चुनौतियाँ थी। हुँ, आज भी लोग वही रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, महँगाई की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं। तब शायद उस पर फ़िल्म बनती थी या अखबार में छपता था। अब उस पर रील्स बनती हैं। हुँ, अब वो आप इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं, दूसरे व्हाट्सएप पर भी देखते हैं। तो आई थिंक ये सब टेक्नोलॉजी के अलग-अलग फ़ॉर्मेट्स हैं। हुँ, अब आपको एक ही कहानी अलग-अलग फ़ॉर्मेट्स में, अलग-अलग ड्यूरेशन में, अलग-अलग किरदारों के साथ अलग-अलग जगह पर देखने को मिलती है। बिल्कुल, जिससे कि बाज़ार खुल रहा है हुँ, और दर्शकों के लिए चॉइस जो है, हुँ, वो ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका है। बिल्कुल, क्योंकि अब उनके पास इतनी सारी चॉइस हैं, विकल्प हैं, वो चुन हुँ, सकते हैं। चुन सकते हैं। उनको किसकी बात सही लग रही है, किसकी गलत लग रही है, किस पर भरोसा है, किस पर नहीं है। वो उनके पास ये स्टोरी देखने के लिए 2 मिनट हैं या 20 मिनट हैं या 2 घंटे हैं, अब सब उनके हाथ में है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बात की कि मामला क्रिकेट में जैसे 5 दिवसीय टेस्ट मैच से लेके टी20 तक आ गया है। यहाँ भी लॉन्ग फॉर्मेट से शॉर्ट फॉर्मेट पे आ गया है। अब मात्र रह गया है 1 मिनट का रील या 1.5 मिनट का रील। अब कंटेंट को भी चाहे न्यूज़ का हो या एंटरटेनमेंट का हो, लोग ये टर्मिनोलॉजी देते हैं कि स्नैकेबल कंटेंट होना चाहिए, देखा हुँ। निकल गया, यूट्यूब पे थोड़ा देखा निकल गया, इस हिसाब से। तो ये जो हम देख रहे हैं आगे जाके जैसे और विकल्प आएँगे, जैसे-जैसे ज़माना बदलता जाएगा, उस ज़माने में या आज के ज़माने में भी, आज अगर आपको पूछा जाए कि सुधीर जी बताइए कि फिर टेलीविज़न न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, जो कि आज भी न्यूज़ का एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का साधन है, लोगों तक पहुँचने का साधन है।
रूरल इंडिया तक पहुंचने का साधन है, काफी जरियों तक पहुंचने का साधन है, उसका भविष्य क्या है जाएगा? अब इसमें मेरे जो दोस्त लोग हैं ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में वो शायद बुरा मान जाएंगे, लेकिन तो भी अब जो मेरे दिल में बात है और जो जो सच है वो बोलना पड़ेगा। कड़वा सच ये है कि सबसे कम इनोवेशन न्यूज ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में हुआ है, सबसे कम। और इनोवेशन के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, कुछ नया करने के नाम पर जो सबसे धीमी रफ्तार है वो आपको ब्रॉडकास्ट में मिलेगी। इसलिए जो हमारे दर्शक हैं, जो आप लोग हमें देख रहे हैं, आप भी खुद सोचिएगा, मान लीजिए हमारे देश में कहने को तो 400 चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, पर बड़े बड़े चैनल्स भी अगर आप देखें 8, 10, 15 जो नेशनल न्यूज चैनल्स हैं, हिंदी के देख लीजिए, अंग्रेजी के देख लीजिए, सब न्यूज चैनल्स में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ एक जैसा दिखता है। सब में लाल रंग की ब्रेकिंग न्यूज है, सबका स्टूडियो एक जैसा दिखता है, स्टूडियो का टेबल एक जैसा दिखता है, एंकर एक जैसा दिखता है, हेडलाइंस एक जैसी हैं। अगर आप देखेंगे तो 10 में से 9 न्यूज चैनल्स की जो इवन जो हेडलाइंस भी हैं वो भी आपको सेम मिलेंगी। शाम को जो डिबेट होता है 5 बजे 6 बजे, उस डिबेट का सब्जेक्ट एक जैसा होता है। वहां पर जाने वाले जो किरदार हैं, लोग हैं, वो भी लगभग 80% एक ही होते हैं। 15-15 मिनट के बाद एक जगह हर आप देखिए हर पार्टी का प्रवक्ता 15 मिनट इस चैनल पर, फिर दूसरे चैनल पर, फिर तीसरे, फिर चौथे पर। इसका मतलब यह है कि कहीं कुछ नया करने की कोशिश नहीं हो रही है। और उसका मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। पिछले 20 साल में टीवी न्यूज इंडस्ट्री ने कितने स्टार पैदा किए? अगर आप पिछले 10 साल में जाएंगे तो और कम मिलेंगे, और पिछले 5 साल में जाएंगे तो और कम मिलेंगे, इक्के दुक्के। सोशल मीडिया ने कितने सारे स्टार्स पैदा कर दिए, सोशल मीडिया ने कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स पैदा कर दिए। आज आप देखिए यूट्यूब पर कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। ये इसका मतलब बड़ी संख्या में लोग यूट्यूब से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, रील्स से आ रहे हैं, और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम में जो आदमी इतने साल से काम कर रहा है, अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके इतने फॉलोअर्स नहीं है। तो इसलिए है क्योंकि जो आपका दूसरा कंटेंट क्रिएटर है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो नया कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आज भी कितने ऐसे एंकर्स होंगे जिनको आप कहें कि भाई आप लॉन्ग फॉर्मेट का कंटेंट बनाइए और शॉर्ट फॉर्मेट का भी बनाइए। क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो ऐसे कितने प्लेयर होंगे जो 5 दिन का टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं और T20 भी खेल सकते हैं। 5 दिन के मैच में भी वो सेंचुरी लगा सकते हैं और T20 में भी वो सेंचुरी लगा सकते हैं। बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अब आपने भी देखा होगा हमारी 3 टीम बन गई है क्रिकेट की। एक टेस्ट मैच भी अलग अलग है, उनके कप्तान भी अलग है, खिलाड़ी अलग है। एक टेस्ट मैच खेलती है, एक 50 ओवर का मैच खेलती है, और एक T20 खेलती है, क्योंकि अब ऐसे खिलाड़ी नहीं बचे हैं जो कि तीनों खेल सके। इसी तरीके से मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, न्यूज मीडिया में भी ऐसे खिलाड़ी बहुत कम है जो तीनों फॉर्मेट्स में खेल सके, टेस्ट मैच भी खेल सके। यानी टेस्ट मैच की विश्वसनीयता, टेस्ट मैच का जो एक होता है ना कि खबर का पक्का होना, अनुभव, मैच्योरिटी, परिपक्वता, वो टेस्ट मैच से आती है। फिर 50 ओवर का मैच उसके बाद आया कि ठीक है, वो आप सोच सकते हैं कि उसमें एक स्पीड भी है लेकिन एक्यूरेसी भी है। फिर T20 आया, जो अभी जो रील्स वाला जमाना आया है, इसमें स्पीड तो है लेकिन एक्यूरेसी बहुत कम है। अब हम जैसे लोगों की जो सबसे बड़ी चुनौती इस युग में आने वाली है वो ये है कि आपको स्पीड भी रखनी है और आपको एक्यूरेसी भी रखनी है, लेकिन आप स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को नहीं छोड़ सकते। मेरा दूसरा सवाल उसी से लिंक था कि जैसे सोशल मीडिया की हमने बात की, किस हिसाब से वो जमाने के साथ बदल रहा है, या न्यूज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसके साथ फेक न्यूज बहुत बढ़ता चला गया है। हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे खबरें आ जाती है, ऑडियंस कंज्यूम कर लेती है, आप और मैं या बाकी कोई आम जनता कंज्यूम कर लेती है, शायद सच मानने लगती है, लेकिन उनका पुष्टिकरण कोई नहीं करने जा रहा है। दिस स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, एक जो कहावत है कि भाई ये आग की तरफ फैल सकता है। तो एक पत्रकार होने के नाते आप क्या अपना दायित्व समझते हैं कि कल को आप वो रील फॉर्मेट में भी आ गए, जैसे आपने बात की स्पीड की, लेकिन वो स्पीड के चक्कर में अब जो लोग स्पीड दे रहे हैं क्योंकि वो इतने मंझे हुए नहीं है, या उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या वो सीखे नहीं है, या उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, तो एक्यूरेसी तो है ही नहीं, जिसके चलते काफी इसका समाज पे भी दुष्परिणाम हो सकता है। मुझे क्रिकेट बड़ा पसंद है, इसलिए बार बार क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं, और वो शायद आसान भी होगा। देखिए 15-20 बॉल पे 25-30 रन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आएंगे फटाफट 20 बॉल पे 30 रन भी बना देंगे, 40 भी बना देंगे शायद, लेकिन 200 रन बनाना वो सबके बस का बात नहीं है। जब आप डबल सेंचुरी मारते हैं तो उसके लिए आपको
खेल की टेक्निक भी जरूरी है, पेशेंस भी जरूरी है, पिच पर टिक कर खड़े रहना भी जरूरी है, किस बॉल को हिट करना है और किसको छोड़ देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको लोग सबसे कम आंकते हैं वो ये है, किस बॉल को छोड़ देना है। लोगों को ये तो पता होता है कि किसको मारना है, सब बॉल को स्टेडियम के बाहर पहुंचाओ, लेकिन किसको छोड़ देना है ये नहीं पता होता। बिल्कुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं कह रहा था कि स्पीड विद एक्यूरेसी, ये अब एक बड़ी चुनौती आने वाली है। दूसरा क्या है कि अभी किसी भी खबर के जो सोर्सेज हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। पहले जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो सोर्सेज बहुत कम थे। आमतौर पर अगर मान लीजिए कैलाश अधिकारी के बारे में कोई खबर है तो मैं सीधे कैलाश अधिकारी को फोन करूंगा और उनसे पुष्टि लूंगा कि क्या ये खबर सही है या गलत है। अगर आप पुष्ट करेंगे तो मैं आगे खबर बताऊंगा, और अगर आप कहेंगे कि नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, या बताऊंगा भी तो मैं ये कहूंगा कि कैलाश अधिकारी ने इससे इनकार किया है। पूरी तस्वीर आपको बताऊंगा। धीरे 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 क्या हुआ कि और बहुत सारे प्लेयर्स आ गए बीच में। अब सोशल मीडिया भी है, अब बहुत सारे लोग सोर्स बन के भी आ गए हैं। यानी कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो जो न्यूज चैनल्स चलते हैं वो मल्टीपल सोर्सेज के आधार पर चलते हैं जी। और स्पेशली जो सोशल मीडिया पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो तो और बहुत ज्यादा सोर्सेज पर निर्भर करते हैं, कई बार बिल्कुल नहीं करते, जो उन्हें ठीक लगता है वो कर देते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं वो विश्वसनीयता लाने के लिए बहुत पैसा खर्च करती हैं। न्यूज रूम्स में मल्टी लेयर्ड न्यूज रूम्स हैं, मतलब एक मैकेनिज्म बनाया जाता है जिससे छनते छनते फिल्टर होते 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 खबर आखिर तक स्टूडियो तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो अगर कोई खबर गलत है तो वो किसी ना किसी चेक पोस्ट पर रुक जाएगी, क्योंकि ये न्यूज रूम्स इतने बड़े हैं, यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं। लेकिन जब आप किसी यूट्यूबर के पास जाते हैं जी, उसने न्यूज गैदरिंग में और न्यूज को फिल्टर करने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो वन मैन शो है। उसके पास न्यूज को कंफर्म करने का उतने साधन नहीं है जितने कि एक बड़े मीडिया एजेंसी के पास होते हैं जी, इसलिए वो बहुत बार गलत खबर दे देता है। सुधीर जी, जैसे अभी अपनी बात की स्पीड और एक्यूरेसी की, कि स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी हमें भूलनी नहीं चाहिए। ऐसे ही हमने आपके बारे में अभी कुछ सुना हाल फिलहाल मीडिया में कि जिसकी एक्यूरेसी के पुष्टिकरण अभी हम आपसे मांगना चाह रहे हैं कि सुधीर जी, हम सब जानते हैं कि डीडी इज इंडिया एंड इंडिया इज डीडी, एंड मेरे परिवार का नाता दूरदर्शन से इतना पुराना रहा है। आपने तो बहुत कंटेंट बनाया है दूरदर्शन जी बिल्कुल, और मतलब हमने, मेरे पिताजी ने, मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे कहा है कि आज हम पूरा परिवार जहां भी है, जो कुछ भी है, वो केवल और केवल दूरदर्शन और प्रसार भारती की वजह से है। यानी कि हमारा पूरा जीवन उनको समर्पित है। एंड मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं कि एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उसका संशोधन ऐसा है हमारे लिए कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे दूरदर्शन। बिल्कुल। दूरदर्शन की जो मैसिव रीच है घर घर तक, वो सबसे बड़ी रीच है जो कि आज टेलीविजन को डिफाइन करती है। एंड हाल फिलहाल में जो हमने खबर सुनी कि सुधीर चौधरी जी अब डीडी न्यूज की पूरी बागडोर संभालेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेट खबर ये है कि अभी मैं जिस चीज की पुष्टि कर सकता हूं वो ये है कि मैं अभी आज तक के साथ नहीं हूं, और मेरा शो ब्लैक एंड व्हाइट जो आज तक पर आता था वो अब वहां मेरे साथ नहीं आता। वो शो तो चल रहा है लेकिन मैं वहां पर नहीं हूं। अब खबर का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि मैं इसके बाद कहां जा रहा हूं। तो उसकी जो आज की जो स्थिति है वो ये है कि ये जो खबर चल रही है दूरदर्शन और प्रसार भारती के बारे में, देखिए उसकी पुष्टि अभी तक ना तो मैंने की है कि मैं दूरदर्शन जा ही रहा हूं, और ना ही अभी तक दूरदर्शन ने उसकी पुष्टि की है। आधिकारिक पुष्टि की मैं बात कर रहा हूं जी। और हो सकता है कि बहुत जल्दी, मुझे लगता है बस थोड़ा सा इंतजार कैलाश आपको और करना चाहिए कि एक बार उसकी एक आधिकारिक पुष्टि जब हो जाएगी जी, उसके बाद ही हम आपको सही तरीके से सही और सच्ची खबर दे पाएंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा। पर अभी आप ऐसे दिन और ऐसी स्थिति में मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं जब मैं इससे ज्यादा बताने की, बोलने की स्थिति में नहीं हूं जी। हम समझ गए जी। सूर्य जी, जैसे कि लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आपने मुझे जो बताया दूरदर्शन के बारे में जी, हम सब दूरदर्शन को देखते हुए बड़े हुए हैं जी, और दूरदर्शन का हमारे जीवन में एक बहुत ही खास स्थान रहा है। बिल्कुल। मतलब मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे, आपके जैसे करोड़ों लोग होंगे जो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। जब हम पुराना जमाना हम याद करते हैं और उस पुराने जमाने में हम खो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो उन यादों में दूरदर्शन भी आता है, उन यादों में दूरदर्शन के कार्यक्रम भी आते हैं, उन यादों में दूरदर्शन का चित्रहार आता है, दूरदर्शन की जो समाचार आते थे, खबरें, वो याद आता है। दूरदर्शन पर जो चुनाव का एनालिसिस आता था, काउंटिंग जब हम देखते थे, चुनावों की गिनती, रिजल्ट देखते थे चुनाव के, वो आता है। दूरदर्शन पर जो आइकॉनिक प्रोग्राम्स आया करते थे वो हमारी यादों में आज भी ताजा हैं।
तो जिस प्रकार से हमारे देश के लोगों का एयर इंडिया से एक लगाव रहा है बहुत समय तक कि ये देश की एयरलाइंस है, जी जिस प्रकार का हमारा लगाव भारतीय सेना के साथ है, जी जिस प्रकार का लगाव हमारा हमारे पीएसयूज के साथ होता है, जी मुझे लगता है उसी प्रकार का एक लगाव हमारा दूरदर्शन के साथ भी है। बिल्कुल देश का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका कभी ना कभी दूरदर्शन के साथ कोई नाता ना रहा हो। बिल्कुल और हमारी कोशिश अब ये होनी चाहिए कि दूरदर्शन को वापस हम उसी ऊंचाइयों पर, उसकी जो ग्लोरी थी वो वापस हम ले जाएं। दूरदर्शन की जो असली ताकत है, बिल्कुल एक तो ताकत मतलब उसकी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आज भी ये एक अकेला ऐसा चैनल है जो भारत के हर घर में जाता है। बिल्कुल और दूसरा ये है कि उसका हर परिवार के साथ जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, उसका मुकाबला कोई और चैनल नहीं कर सकता। बिल्कुल तो मेरी, अब आगे जाके मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, हम वहां क्या होने वाला है ये नहीं कह सकता, बट बाहर बैठकर एक पत्रकार के तौर पर और एक देश के नागरिक के तौर पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरा भी एक ये सपना है कि एक दिन दूरदर्शन वापस हमारे परिवारों में, हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे मोबाइल फोन पर वही स्थान हासिल करे जो एक जमाने में दूरदर्शन का हुआ करता था। और ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम बाकी दूरदर्शन को देख रहे हैं, चाहे वो डीडी नेशनल हो, डीडी न्यूज़ हो, रीजनल नेटवर्क्स हो, और अभी जो ओटीटी वेव्स प्लेटफॉर्म आया है जिसने बहुत तेज़ी से जनता के दिलों में और उनके स्मार्टफोन्स में जगह बना ली है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑफ द नेशन है। एंड जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं कि फिर से वो दौर आए, मैं भी उसी भावना से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि फिर से वो दौर आए कि जहाँ सुबह से लेकर शाम तक भारत के हर घर में जहाँ टेलीविजन मौजूद है वहाँ दूरदर्शन सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जाए। एंड जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वेव्स, वो देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म बने। तो देखिए ये हमारा और आपका एक प्रकार से कर्तव्य भी है। और जितने लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे भी यही कहूंगा कि ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन ये आपका भी एक कर्तव्य है कि आपके देश का जो चैनल है वो वापस माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, उसी उन ऊंचाई पर पहुंचे जहां वो एक जमाने में हुआ करता था। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे देश के भी 140 करोड़ लोग इस काम में लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज जी, जैसे कहा जाता है कि आज के ज़माने की जो ऑडियंस है या जो न्यूज़ के जो कंज्यूमर्स है, उन्हें एक निष्पक्ष न्यूज़ देखने की इच्छा रहती है, या जिसे हम कहते हैं कि अनकलर्ड न्यूज़ देखने की इच्छा रहती है। तो एक पत्रकार होने के नाते आप इस ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे कैसे खरे उतरते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक मेरा अनुभव ये रहा है कि दशकों तक न्यूज का एक पक्ष लोगों तक पहुंचता था। ये जो न्यूट्रलिटी की बात अब लोग कहने लगे हैं, असल में इन्होंने ही सबसे ज्यादा डिससर्विस की है न्यूज की जी, ऐसा मुझे लगा। और जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, या जब मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, तब एक फैशन सा था, एक अनरिटन रूल जैसा था कि आपको एक राजनीति की एक तरह की बात करनी है। और उस समय अगर आप देखें तो राजनीति भी 90% कांग्रेस थी, विपक्ष कोई था नहीं। जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब विपक्ष ऐसा नहीं था जैसे आज है। लोग ऐसा कहते हैं कि आज के जमाने में विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष ना के बराबर है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में कहां था विपक्ष? विपक्ष था ही नहीं, और अगर था तो बिल्कुल टूटा हुआ था। नंबर 2 कोई पार्टी थी ही नहीं। ये तो आप समझिए कि लेट 89, 90 के बाद बीजेपी का थोड़ा उदय होना शुरू हुआ और बीजेपी थोड़ा बढ़ने लगी। उससे पहले कौन सी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सामने थी जो कह सके कि हम प्रमुख विपक्षी दल हैं? कोई था ही नहीं। अब हुआ यह है कि जो आवाज इतने दशकों तक दबी रही, क्योंकि वो राजनीतिक व्यवस्था में इतना स्पेस ही नहीं थी कि उस आवाज को लाया जाए, अब जब वो आवाज आने लगी है तो अब उसके ऊपर उस न्यूट्रलिटी के नाम का प्रहार किया जा रहा है। देखिए, न्यूट्रलिटी तब आएगी जब दोनों पक्षों की आवाजें आनी शुरू होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है, आप ध्यान से अगर देखेंगे, और जो लोग 80 के 90 70 80 90 के दशक में, सन 2000 से 2010 के दशक में न्यूज को कंज्यूम करते थे, वो अब देखेंगे तो इस समय आपको न्यूज के दोनों पक्ष जितने दिख रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं दिखते। मैं आपको ये बता सकता हूं। तो मेरी भी ये कोशिश रहती है कि दोनों पक्ष दिखाए जाएं जी, लेकिन देश की जनता चुनाव में आपको बताती है कि किस पक्ष को वो कितना आंकती है जी। जैसे मान लीजिए, एक पार्टी को देश की जनता ने 100 सीटें दी, तो 550 सीट अगर हैं तो उसमें से 100 का शेयर उनका हुआ जी। एक पार्टी को 40 दिए हैं तो 550 में से 542 में से
40 उसका शेयर हुआ, किसी को 5 दिए, किसी को 10 दिए और किसी को 1 भी नहीं दिए जी। तो उनका जो एयर स्पेस, जो एयर टाइम होगा वो उसी हिसाब से तो होगा। बिल्कुल। चुनाव आयोग भी दूरदर्शन पर जब टाइम अलॉट करता है या लोकसभा में भी जब टाइम अलॉट किया जाता है तो पार्टी की संख्या क्या है, साइज क्या, उसके हिसाब से किया जाता है। तो मीडिया में भी आप देखिएगा कि क्या हम उसी रेशो में खबरों का चुनाव कर रहे हैं, क्या उसी रेशो में हम एयर टाइम दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस पार्टी के 10 सदस्य हैं पार्लियामेंट में, किसी के 40 हैं और किसी के 100 हैं, उनको भी उतना ही एयर टाइम मिलता है जितना कि 250 लोगों की पार्टी को मिल रहा है। पर इतना मैं जरूर आपको मानता हूं कि किसी भी लोकतंत्र के लिए सारी आवाजों का आना और सारे पक्षों का आना बहुत जरूरी है जी। और अगर आपने सारे पक्ष को नहीं रखा तो फिर आप दर्शक को अधूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन साथ ही हमारे जैसे लोगों से दर्शक ये भी उम्मीद करते हैं कि हम उनको बताएं भी, हम डिकोड करें। तो खबरें तो सब दिखाते हैं लेकिन खबरों को डिकोड भी तो करना होता है। बिल्कुल। आप डिकोड कैसे करेंगे, आप बताएंगे कैसे कि ठीक है ये आपको, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है लेकिन नंबर्स के पीछे क्या है। एक बल्लेबाज ने 100 रन बनाए लेकिन उस 100 रन के दौरान 4 बार उसके कैच छूटे। तो अब आपका देखिए सोचने समझने का, पहली जानकारी, इस बल्लेबाज ने सेंचुरी लगाई, आपने एक तरीके से देखा, लेकिन इस सेंचुरी की पारी में 4 बार उनके कैच छूटे। अब आपका सोचने का तरीका थोड़ा और बदला। इस दौरान ये 100 रन बनाने में उन्होंने 250 गेंदें खेली। अब आपका सोचने का तरीका और बदला। और इस दौरान जब मैं आपको ये भी कहूं कि ये 100 रन बनाने के बाद भी उनकी टीम हार गई क्योंकि वो धीरे खेले, तो आप देखिए पूरी तस्वीर बदल गई। तो जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी देता जा रहा हूं, ये डिकोड करना है। बिल्कुल। तो इसको डिकोड करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो, कोई पार्टी हो। तो हमें अपने दर्शकों के साथ सच्चा रहना है। बिल्कुल। हमें अपने दर्शकों को बताना है कि किसी भी खबर में कोई नंबर अगर आपके पास है तो उसको डिकोड करके उसमें से क्या कहानी निकल कर आ रही है वो बताने की आवश्यकता है। विश्लेषण बहुत जरूरी है। सूरज जी, कहा जाता है कि आप कभी छुट्टी नहीं लेते। आप चाहे मंडे हो, संडे हो, अगर आपका कार्यक्रम मंडे टू संडे रहा है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट का ही अगर हम एग्जांपल लें हाल फिलहाल वाला, यू आर नेवर ऑफ एयर वन डे। जबकि कुछ लोग क्रिसमस की छुट्टियां पे चले जाते हैं तो 10 दिन नहीं होते, कुछ लोग होली दिवाली मनाने चले जाते हैं, कुछ लोग पारिवारिक वेकेशन पे निकल जाते हैं, लेकिन आपने 365 डेज इंटू 24/7 अपना दायित्व निभाया। शायद ये एक, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये कला है कि जो आपको भारत का पसंदीदा, भारतीयों का एक पसंदीदा चॉइस बनाती है। इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं छुट्टियों के खिलाफ नहीं हूं। मैं ब्रेक लेने के खिलाफ नहीं हूं, मैं वेकेशन पर जाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। ब्रेक लेना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए, वेकेशन पे जरूर जाना चाहिए। अब हम आते हैं इस बात पर कि हम वेकेशन पर क्यों जाना चाहते हैं, हम छुट्टी क्यों लेते हैं। छुट्टी इसलिए लेते हैं कि हमें लगता है कि हम थक गए हैं, हमें एक ब्रेक की जरूरत है, हमें अपने आप को रिचार्ज करना है। दोबारा से एक ब्रेक लेने के बाद उसी ताजगी के साथ अपने दिमाग को रीबूट करके नई एनर्जी के साथ हमें वापस आना है ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। इसलिए लोग ब्रेक पर जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट की ही बात करूं तो मैं लगभग 3 साल आज तक में रहा और 3 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब मैंने अपने शो को मिस किया हो। लेकिन आप किस चीज से रिचार्ज होते हैं, किस चीज से आपको फ्रेशनेस मिलती है, किस चीज से आपको खुशी मिलती है और किस चीज से आपको शक्ति मिलती है। जी, सब लोगों को अलग अलग तरीके से मिलती है। किसी को छुट्टी पर जाकर मिलती है, किसी को पहाड़ पर जाकर मिलती है, किसी को बीच पर जाकर मिलती है, किसी को फिल्म देखकर मिलती है, किसी को वो लगातार चाहता है कि मैं सोता रहूं 3 दिन तक, उससे मिलती है, किसी को अच्छा खाने से मिलती है, किसी को फैमिली टाइम से मिलती है। बिल्कुल। मैं जो रिचार्ज होता हूं वो होता हूं अपने दर्शकों से मिलकर। मुझे सबसे ज्यादा जो शक्ति मिलती है वो तब मिलती है जब मैं रात में 9 बजे अपने करोड़ों दर्शकों से मिलता हूं और उन्हें अगर मेरी कोई बात पसंद आ जाती है और वो कहते हैं कि भाई वाह, हमें अच्छा लगा, मजा आया, तो जो एनर्जी मुझे उससे मिलती है वो मुझे और किसी छुट्टी से, ब्रेक से नहीं मिलती। और मुझे बहुत बड़ी संख्या में लोग लिखते हैं कि हम रोज आपका वेट करते हैं, तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि मैं किसी को कहूं कि आज मैं नहीं आऊंगा। जी, तो मैं सोचता हूं कि जब तक कोई बहुत बड़ी समस्या ना आ जाए कि आप बहुत बीमार हो गए हैं या कोई और बहुत बड़ी समस्या दूसरी आ गई है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तब तक, जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक दिमाग चल रहा है, मैं हर रोज अपने दर्शकों से मिलना चाहता हूं और ये एक आशीर्वाद की तरह है। बिल्कुल। देखिए, करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, करोड़ों लोग आप तो पहुंचाना चाहते हैं, करोड़ों लोग सुन भी रहे हैं। जी, कहने वाले तो बहुत है हमारे देश में, सुनता कौन है? तो ये, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है?
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे देश की जनता का, लोगों का ये आशीर्वाद प्राप्त है मुझे, तब तक मैं एक दिन भी, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं वो पूरा आशीर्वाद भरपूर जो है वो मैं हर रोज लेना चाहता हूं, मैं उसमें से एक भी दिन काटना नहीं चाहता। दूसरा ये है कि मैं, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। आपने देखा होगा महाभारत में भी, या अलग भी आपने सुना होगा, एक शांति काल होता है और एक युद्ध काल होता है जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शांति काल में काम करना अच्छा लगता है। मुझे युद्ध काल में रहना अच्छा लगता है। मैं शांति काल में ज्यादा रह नहीं सकता, और अगर मुझे शांति काल में रहना होता तो मैं अभी आज तक में रहकर और कई वर्षों तक ये शो कर सकता था। सब कुछ अच्छा था, मुझे आज तक में कोई परेशानी नहीं थी। शो बहुत अच्छा कर रहा था, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा था, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई समस्या नहीं थी, मैं कर सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं शांति काल में जा रहा हूं और मुझे युद्ध काल की याद आ रही थी। तो मैं स्वभाव से राजा नहीं हूं, मैं स्वभाव से सेनापति हूं। तो राजा जो होते हैं वो जब शांति काल आता है तो क्या करते हैं, राजपाट जब करते हैं तो वो शतरंज खेलते हैं, शिकार पे जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, और शतरंज खेलते खेलते कई बार राजा रह जाता है और किले के बाहर तक दुश्मन की सेना आ जाती है। मैं उस स्थिति में कभी नहीं रहना चाहता। तो मैं स्वभाव से एक सेनापति की तरह हूं कैलाश। तो मुझे हमेशा संघर्ष अच्छा लगता है। तो अगर एक जगह आपने कुछ पा लिया तो फिर अब अगले संघर्ष के लिए तैयारी कीजिए। एक युद्ध अगर आपने जीत लिया तो अगले युद्ध की तैयारी कीजिए। मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे अगर चुनौती नहीं है कुछ, तो मुझे जीवन थोड़ा सा नीरस लगने लगता है। ना अल्प विराम ना पूर्ण विराम। हाँ। तो ये करके मेरा कभी आराम करने का भी दिल नहीं करता, और इसीलिए मैं बहुत शांति काल में बहुत ज्यादा देर तक बैठने में और बहुत ज्यादा आराम करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। जैसे कहा जाता है ना, आप अपने काम से ही अगर बिल्कुल ये और कर लेते हैं। एक बात और भी है कि मान लीजिए आपका जो स्वभाव है और आपका कर्तव्य जो है, अगर वो दोनों मिल जाएं, अगर आप अपने काम को इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं कि वही आपको छुट्टी जैसा मजा देने लगे, बिल्कुल आपका ऑफिस जाने का मन करे, बिल्कुल सुबह उठते ही अगर आप एक्साइटेड हैं कि बिल्कुल आज मैं ऑफिस जाऊंगा, बिल्कुल आज मैं अपने शो में अपने दर्शकों को ये नई चीज बताऊंगा, और बिल्कुल आप बेसब्री से 9 बजे का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आपका छुट्टी पे जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपका मन नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट इस पे मेरा ये है कि इतने साल काम करते 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 आप कैसे देखते हैं अपने आप को? क्या आप खर्च हो रहे हैं या आप ग्रो कर रहे हैं? तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप एक जगह बैठे रह जाते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो खर्च हो रहे हैं, और मुझे भी जब लगने लगता है कि अब मैं खर्च होने लगा हूं, तो मैं वहां से और ज्यादा फिर और ग्रो करने की कोशिश करता हूं, फिर उसमें से मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूं।